हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सुनील। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं और मैंने कल आपको एक वीडियो दी थी जिसमें 12th क्लास के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, तो इस वाली वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो आप पहले उसको वीडियो को देखें, उसके बाद पीडीएफ नोट्स होंगे उसको अपनी नोटबुक में लिखें और समझें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल टेक योर ऑल क्वेरीज। और बाद में, अभी तो लॉकडाउन में जो क्लासेस हैं इस तरह से हो रही हैं, बाद में आप मुझसे फेस टू फेस क्लासेस भी ले सकते हैं और मैं दीक्षा अकेडमी पे पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आइए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, तो जैसा कि आपने पता है कि आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी की थी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जो केवल इंडिविजुअल प्रॉब्लम से डील करती है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद ओनली प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक व्यक्तिगत समस्या को डील करती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, हम कौन सी चीजें पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कंट्री एज ए होल। कंट्री एज ए होल, यानी कि हम इसमें पढ़ते हैं संपूर्ण देश के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं संपूर्ण देश के बारे में। जैसे हमारी कोई भी प्रॉब्लम है जो हमारी पूरी कंट्री फेस कर रही है, बड़े लेवल पे फेस कर रही है, तो उस वाली प्रॉब्लम को जो हम डील करेंगे वो इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच में डील होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे पॉवर्टी, बजट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी हमारे देश की समस्याएं हैं। तो इस देश की समस्या को हम कौन से इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है। देन उसके बाद हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं गुड्स। क्या होते हैं? गुड्स, यानी कि हमारे पास होती हैं वस्तुएं। अब जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी हमारे पास वस्तुएं होती हैं, उसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। कौन सी वस्तुएं? कंज्यूमर गुड्स। इनको बोलते हैं उपभोक्ता उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं। और एक हमारे पास होती हैं कैपिटल गुड्स। कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स, यानी कि पूंजीगत वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? पूंजीगत वस्तुएं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हम इन दोनों गुड्स के बारे में स्टडी करेंगे और नेशनल इनकम पढ़ते समय ये दोनों ही गुड्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। देखो, ऐसी कोई भी गुड्स जो हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, हमारी संतुष्टि को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करते हैं, ऐसी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सारी की सारी वस्तुओं को कंज्यूमर वस्तुएं कहते हैं। भाई जैसे आप घर में आजकल लॉकडाउन में ब्रेड पकौड़े बना के खा रहे होंगे, सबने गोलगप्पे, मोमोज सब बनाए होंगे। तो ये सारी की सारी जो गुड्स हैं ये आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। तो ऐसी कोई भी गुड्स जो आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स को भी हम कई पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जो पहला पार्ट है कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई करने का, वो होता है ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा? ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि इनको बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? टिकाऊ वस्तुएं। अब टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम कई वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में फ्रिज होगा, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा ना एक साल में खत्म कर दी या एक बार खत्म किया फ्रिज ही यूज नहीं करना, भाई अब तो हम नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम उसको कई सालों तक इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। फिर दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल। कौन सी गुड्स? सेमी ड्यूरेबल। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? यानी कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर तक यूज करते हो।
जैसे कि आपके कपड़े आप 1 साल तक इस्तेमाल करते हो, ऐसा तो है नहीं भाई कोई 1 महीने में यूज करके ही फेंक दे कि नहीं अब यूज नहीं करना है, ठीक है। और आप घर में जो इलेक्ट्रिक आइटम जैसे बल्ब होता है उसको हम यूज करते हैं, वो विद इन 1 ईयर तक चलता है। तो ऐसी जितनी भी चीजें जो हम विद इन 1 ईयर तक यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देन उसके बाद हमारे पास जो चीजें दूसरी वस्तुएं हैं वो होती है नॉन ड्यूरेबल। कौन सी होती है? नॉन ड्यूरेबल, यानी कि गैर टिकाऊ। कौन सी वस्तुएं? गैर टिकाऊ। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन यानी एकल प्रयोग में खत्म हो जाती हैं। आप ब्रेड को, जैसे आप ब्रेड यूज करते हो भाई, एक ही बार में तो खत्म कर लेते हो, ऐसा तो है नहीं थोड़ा खाया फिर रख दिया फिर कल खाएंगे, थोड़ा खाया फिर नहीं करेंगे फिर कल खाएंगे, 1 साल तक तो चलाते नहीं हो, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाता है। तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाती हैं उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल यानी गैर टिकाऊ वस्तुएं। उसके बाद हमारे पास होता है सर्विसेज। कौन सी होती हैं? सर्विसेज। इनको बोलते हैं सेवाएं। जैसे आप अभी हमारी टीचिंग की सेवाएं ले रहे हैं तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। तो सेवाएं ऐसी नॉन मटेरियल यानी किसी भी भौतिक चीज से बनी हुई वस्तुएं नहीं होती, लेकिन फिर भी ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं हम सर्विसेज, यानी ऐसी गुड्स जो ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं बट वो नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, उनको बोलते हैं सर्विसेज। तो ये सारी हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं। वे वस्तुएं जो ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ड्यूरेबल यानी जो सेवरल ईयर यानी काफी वर्षों तक इस्तेमाल की जाएंगी। सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल में खत्म हो जाएंगी। नॉन ड्यूरेबल सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाएंगी। और सर्विसेज यानी ऐसी वस्तुएं जो नॉन मटेरियल होती हैं, मटेरियल से नहीं बनी होती फिर भी हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं नॉन सर्विसेज। देन उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? देखो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कोई भी प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स यानी कि स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में इस्तेमाल करता है। फिक्स एसेट्स के रूप में अगर कोई प्रोड्यूसर किसी वस्तु को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। बट कैपिटल गुड्स होने के लिए इतना ही काफी नहीं है कि वो प्रोड्यूसर का फिक्स एसेट होना चाहिए। भाई कोई भी वस्तु जो कोई प्रोड्यूसर सेवरल ईयर यानी कि कई वर्षों तक इस्तेमाल करता है और जिसकी हाई वैल्यू यानी जिसका मूल्य उच्च होता है, जिस जो भाई एक तो कई वर्षों तक इस्तेमाल होनी चाहिए और उसका मूल्य काफी ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास है नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट, ठीक है। अब नट एंड बोल्ट एक कैपिटल गुड्स है क्या? भाई प्रोड्यूसर तो यूज करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, बट नट एंड बोल्ट is not considered as capital goods because nut and bolt are used for several years but it doesn't have high value। ये कई वर्षों तक तो इस्तेमाल होती है लेकिन इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, इसीलिए नट एंड बोल्ट को हम कैपिटल गुड्स में कंसिडर नहीं करते। इसीलिए कैपिटल गुड्स में केवल वो गुड्स कंसिडर होती हैं जो केवल सेवरल ईयर तक यूज होती हो और जिनका मूल्य बहुत ज्यादा हाई होता हो। जैसे भाई बहुत सारी जो मशीनें हैं वो कैपिटल गुड्स में होती हैं क्योंकि दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, लेकिन एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सभी की सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों? भाई मशीनें तो घर में भी यूज करते हैं। आपके घर में आपकी माताजी सिलाई मशीन यूज करती होंगी, ठीक है। तो वो जो सिलाई मशीन आपके घर में यूज करते हैं वो एक कैपिटल गुड्स नहीं है, वो एक कंज्यूमर गुड है। तो कोई कौन सी चीज कौन सी प्रोड्यूसर गुड्स होगी, कौन सी नहीं होगी, या कैपिटल गुड्स होगी नहीं होगी, ये डिपेंड करता है आप उसका एंड यूज किस तरीके से कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स यूज करते हैं, जितना भी कोई उत्पादक वस्तुएं यूज करता है, वो सारी की सारी कैपिटल नहीं होती, बट सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर होती हैं। जैसे भाई आपने नट बोल्ट यूज किया, नट बोल्ट प्रोड्यूसर गुड्स तो है, भाई प्रोड्यूसर उसको प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, बट एक कैपिटल गुड नहीं है।
क्योंकि इसकी ना तो हाई वैल्यू है ना इसको सेवरल ईयर तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस जो कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड है, यानी पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं, इनका डिफरेंस भी आता है एग्जाम में, कभी कभी 3 मार्क्स का भी आ जाता है। तो इनमें अगर हम बात करें तो पहला डिफरेंस देखो क्या होगा, यानी कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, यानी ह्यूमन की संतुष्टि को सेटिस्फाई करते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। और ये गुड्स वो होती हैं जो किसी और चीज के लिए प्रोडक्शन, यानी कोई और वस्तु के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन गुड्स। दूसरा, भाई अगर कोई कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करता है, व्यय करता है, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोग व्यय। और अगर कोई प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स पे खर्चा करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि उसको बोलते हैं निवेश व्यय। क्या बोलते हैं? निवेश व्यय। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस। देन उसके बाद अगर हम तीसरे डिफरेंस की बात करें तो तीसरा डिफरेंस है, भाई अगर हमारी कंट्री में ज्यादा उपभोक्ता वस्तुएं बन रही हैं, ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बन रही हैं, तो उससे जो लोगों का वेलफेयर है, यानी जो कल्याण है, वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है। और अगर किसी कंट्री के अंदर ज्यादा कैपिटल गुड्स बनती हैं तो उससे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारी उत्पादन करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। तो आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपकी ऑल क्वेरीज को क्लैरिफाई करूंगा। नाउ अगर हम और बात करें तो गुड्स को हम एक और फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। जो गुड्स होती हैं वो एक और तरीके से आपकी क्लासिफाई होती हैं। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका है गुड्स को क्लासिफाई करने का, वस्तुओं को क्लासिफाई करने का, भाई वो है, एक गुड्स होती हैं फाइनल, इसको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं, और एक होती हैं इंटरमीडिएट, यानी इसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, अगर हम बात करें कि अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, देखो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा, यानी उत्पादन की सीमा रेखा, भाई ऐसी जितनी भी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी होती हैं और अपने फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए तैयार होती हैं, ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। जैसे भाई आप घर में ब्रेड पकोड़े लेकर आए तो आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, मान लो कि आपने ब्रेड लेकर आए, आपने ब्रेड को खाया, तो वो कौन सा होगा? फाइनल गुड्स। लेकिन अगर किसी बेकरी वाले ने ब्रेड को अगर केक बनाने के लिए खरीदा है, तो अभी बाउंड्री लाइन तो पार हुई नहीं है, तो वो विद इन अ बाउंड्री लाइन है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, दैट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। यानी उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी होती हैं और अपने उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग करने के लिए तैयार होती हैं, ऐसी वस्तुओं को फाइनल गुड्स कहते हैं। जस्ट इसका रिवर्स, यानी इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं नॉट क्रॉस, यानी वो वस्तुएं जो अपनी उत्पादन सीमा रेखा को क्रॉस नहीं की होती और फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए तैयार नहीं होती, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, या फिर देखो अगर मान लो कि अब हम बात करें कि कोई प्रोड्यूसर है, अगर कोई चीजों को यूज करता है तो वो कब इंटरमीडिएट होगी और कब फाइनल होगी। मान लो कि कोई प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, अगर किसी प्रोड्यूसर ने कोई वस्तु यूज किया रीसेल के लिए, यानी उसकी पुनः बिक्री के लिए। दूसरा,
उसने कोई वस्तु परचेज किया एज ए रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल के रूप में। अगर कोई प्रोड्यूसर इन दोनों तरीके से कोई चीज को यूज करता है तो वो होगी इंटरमीडिएट। क्या होगी? इंटरमीडिएट। और अगर कोई प्रोड्यूसर किसी गुड्स को केवल फिक्स एसेट्स के रूप में यूज करता है तो वो होगी फाइनल गुड्स, यानी कि स्थिर पूंजी के रूप में इस्तेमाल करता है तो अंतिम वस्तुएं। और अगर इन दोनों तरीके से में से किसी भी एक तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो होगी मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, तो इसके बारे में देखो और भी बहुत सारा डिस्कशन है अभी कि कौन सी वस्तुएं किस तरीके से होती हैं। हाँ, एक चीज और, हम जो फाइनल गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और जो गुड्स प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है एज अ फिक्स एसेट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि स्थिर पूंजी के रूप में दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए, उसको बोलते हैं अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब देखो, अगर हम बात करें तो इनका डिफरेंस भी है, इनका डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में काफी मार्क्स का आता है। सबसे पहले हम बात करें, देखो एक ही वस्तु इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास ब्रेड पकौड़े की दुकान है, आपने बेसन खरीदा दुकान के लिए, घर के लिए नहीं। अगर आपने दुकान के लिए बेसन खरीदा तो कौन सी वस्तु? इंटरमीडिएट। और आपने घर के लिए बेसन खरीद रहे हैं तो वो कौन सी वस्तु होगी? फाइनल। आप गोलगप्पे घर पे बना के खा रहे हैं तो फाइनल। अगर वही सूजी का इस्तेमाल आप बाहर बेचने के लिए करेंगे तो इंटरमीडिएट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो केवल फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू उसमें काउंट नहीं होती। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ये 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइनल गुड्स और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच में डिफरेंस। देखो पहला डिफरेंस, ये जो वस्तुएं होती हैं बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी होती हैं, यानी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं। और ये वाली जो वस्तुएं होती हैं ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं की होती, उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती हैं और अपने अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा फाइनल यूजर के यूज करने के लिए तैयार नहीं होती, ये रेडी होती हैं। इनको हम रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन वस्तुओं को हम कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वाली वस्तुओं को हम रीसेल नहीं कर सकते, इन वाली वस्तुओं को हम रीसेल कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड इज दैट कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम वी कंसीडर ओनली फाइनल गुड्स। जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो केवल फाइनल गुड्स को ही कंसीडर किया जाता है। उसमें नेशनल इनकम कंसीडर करते समय हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। पहला क्रॉस कर चुकी होती है, ये क्रॉस नहीं की होती, इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते, इनको कर सकते हैं। इनको रिसेल किया नहीं जा सकता, इनको किया जा सकता है। ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, ये नेशनल इनकम में काउंट होती है। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला बचता है, उसके बाद आज की वीडियो खत्म होगी। एक फॉर्मूले के बाद, ठीक है, तो फॉर्मूला है वैल्यू
एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड यानी कि मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि। अब मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड यानी कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। जब कभी आप अंतिम वस्तुओं के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू एडेड मिलेगा। भाई देखो, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। वीडियो में कुछ इंग्लिश थोड़ी ज्यादा हो जाती है और हिंदी थोड़ी कम रहती है, ठीक है, बट मैं पढ़ा दोनों में रहा हूँ, लेकिन नोट्स आपको दोनों में मिलेंगे, तो आप यहाँ से समझें और आप हिंदी के नोट्स वहां से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे करें। अगर कोई सजेशन देना है तो आपके सारे सजेशंस को कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अरे